हेलो बच्चा लोग। देखो, कार्डियक साइकिल हमने अच्छे से समझ लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली, और अब बारी है फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ईसीजी। हम इसके बारे में कोई बात करें तो पहले आप स्क्रीन पे देखो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी न कभी हॉस्पिटल गए हैं और आपकी नज़र इस पिप पिप करती हुई मशीन पे जरूर पड़ी होगी। तो आज हम इस मशीन के बारे में जानेंगे, इसे कहते क्या हैं, और इसकी ग्राफ की स्टडी करेंगे, और साथ ही बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलो फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, दोनों का शॉर्ट फॉर्म ईसीजी है, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में कंफ्यूजन होता है। तो इस मशीन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और ये जो आपको ग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। डेफिनेशंस को समझो आसान भाषा में। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और कार्डियक साइकिल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, आगे भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और जो कार्डियक साइकिल है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट। नॉन इन्वेसिव टेस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसा टेस्ट जिसमें बॉडी के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट, निडल या कट नहीं किया जाता है, जैसे में एक्सरे हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, बीपी का मेजरमेंट हो गया, यूरिन का टेस्ट हो गया, ईसीजी। तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो नॉन इन्वेसिव टेस्ट होते हैं। तो एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये बार बार आ रहा है बेटा, आपको ध्यान रखना है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी। ऑफ द हार्ट over a period of time. It provide crucial information about heart rate, rhythm, and any abnormalities that may indicate heart disease. ठीक है, तो ये जो पूरा ग्राफ है ये आपके हार्ट के बारे में बता रहा है, उसकी रिदम कैसी है, कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, और क्या रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करता है। हम कार्डियक साइकिल और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की नेक्स्ट स्लाइड पे बात करेंगे। देखो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती क्या है, इसे देखो। ये ह्यूमन हार्ट है, गौर से देखो इसे कि किस तरीके से ये एक जगह से शुरू हो रहा है इम्पल्स, और पूरे हार्ट में ये एक्टिविटी शो हो रही है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। आओ हम इसको तुम्हें छोटे से डायग्राम की हेल्प से भी समझाते हैं। जिन लोगों ने मेरी कार्डियक साइकिल की क्लास अटेंड की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली क्लास अटेंड की है, उन्हें तो बस ये पूरा याद ही हो गया होगा, बट फिर भी मैं एक बार और आपको बताती हूँ। राइट आर्टरिया के अपर कॉर्नर में एसएन नोड होता है, जो पूरे आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। ये इम्पल्स को इनिशिएट करता है बेटा, इनिशिएट ये करता है, इसीलिए हम एसएन को पेस मेकर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। और ये अपना इम्पल्स भेजता है जो एवी नोड को, जो कि आपके राइट आर्टरिया के लोअर कॉर्नर में प्रेजेंट है। एवी नोड इम्पल्स रिसीव करती है और डिले करती है, ताकि आर्टरिया अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कंप्लीटली खाली हो जाए, और फिर ये इम्पल्स को भेजती है एबी नोड से एबी बंडल में, एबी बंडल को। ठीक है, एबी बंडल यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, और फिर ये पुर्किंजे फाइबर की हेल्प से पूरा वेंट्रिकल पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और यही पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हमारे हार्ट की। ठीक है, एबी नोड, एबी बंडल, और एबी बंडल के बाद ये पूरा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। और कार्डियक साइकिल क्या होती है उसे मैं अब आपको समझाती हूँ। देखो, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को और कार्डियक साइकिल को समझना इसलिए भी जरूरी है ताकि हम अपने ग्राफ को अच्छे से समझ सकें, रट्टा नहीं मारना पड़े, कोई भी क्वेश्चंस बनाने में हमें दिक्कत नहीं आए। सबसे पहले देखो, कार्डियक साइकिल समझो। एक कार्डियक साइकिल का सीधा सा मतलब है, ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, एवरेज, ज्यादा और कम हो सकता है। तो एक बार जब धड़कती है तो उसमें कई इवेंट शामिल हैं, और उन्हें हम इकट्ठे मिला करके बोल देते हैं एक कार्डियक साइकिल। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 0.8 सेकेंड। इसमें 3 स्टेप होते हैं।
सबसे पहले स्टेप होता है दोनों आर्टरिया का कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे दोनों आर्टरिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना, प्रेशर जनरेट होगा और ब्लड को वेंट्रिकल पार्ट में पुश करेगी, नीचे की तरफ यहाँ ब्लड को पुश करेगी। और जब आर्टरिया कंप्लीटली खाली हो जाएगी तब शुरू होता है स्टेप 2 वेंट्रिकल सिस्टोल, यानी वेंट्रिकल अब इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, प्रेशर जनरेट होगा और ब्लड को पुश करेंगे बॉडी पार्ट में और लंग्स पार्ट में। ठीक है, इसका ड्यूरेशन है 0.3 सेकेंड। और जैसे ही यहाँ से ब्लड पुश हो गया तब फिर प्रेशर रिलीज हुआ और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकल का डायस्टोल। स्टेप 3 में ज्वाइंट डायस्टोल होता है जिसमें दोनों आर्टरिया और दोनों वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं और इसका ड्यूरेशन है 0.4 सेकेंड। ठीक है, तो अब इसे आप कलेक्टिवली ऐड कर लो 0.8 सेकेंड, तो 1 कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड में। और यहाँ पे जो इवेंट है आप समझ गए आप इतनी सी बात, ये कंप्लीटली एक कार्डियक साइकिल है और इसी तरीके से रिपीट होते रहती है। हम ग्राफ एक कार्डियक साइकिल का देखते हैं। तो चलो फिर हम अपना नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं जो है ग्राफ। चलो इस ग्राफ को देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसके बारे में हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे थे। यहाँ पे एक एक करके हम लोग अल्फाबेट्स को देखेंगे और जानेंगे कि ये किसे क्या डिनोट कर रहा है। इस पूरी स्लाइड को समझना है तो आपको दो बात ध्यान में रखनी होगी। बैक ऑफ द माइंड आपके कार्डियक साइकिल के सारे स्टेप्स चलने चाहिए और साथ में जो पॉइंट्स जिस बातों को रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ इसी तरीके का होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस में ये बात आप खुद देखोगे। पी पॉइंट से शुरू करते हैं। देखो ये है हमारा पी पॉइंट, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्साइटेशन और डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, एक्साइटेशन है या फिर वो नॉर्मल स्टेट है, स्टेट है। इन सारी बात को आप बहुत ध्यान से समझना। P represent excitation या depolarization, that is contractions of both the arteria. SN node ने impulse यहाँ से generate किया और सबसे पहले दोनों आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट किया। उसके बाद impulse आगे बढ़ता है, AB नोड के पास आया और यहाँ से स्टार्ट होगा वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शंस। Contractions start shortly after Q and marks the beginning of systole. QRS कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन। क्या कर रहा है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स। सबसे पहले आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ और अब इंपल्स आगे बढ़ेगा और उसके बाद वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन यहाँ पे होगा जो QRS रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन आपका होना चाहिए कि क्यों QRS का कॉम्प्लेक्स पूरे ग्राफ के अंदर सबसे हाई एम्पलीट्यूड शो कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा ऊंचाई शो हो रही है। तो यहाँ पे एक बेसिक सी बात है, मैं आपको समझा दूं। हमारा हार्ट 4 चैम्बर का होता है, 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल, इतनी बात सबको पता होगी, जिसमें आर्टरिया छोटे होते हैं एंड वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं। वेंट्रिकल्स की वॉल भी आर्टरिया के कंपैरिजन में मोटी होती है। अगर आपसे कोई पूछे तो डायरेक्ट आप बोल सकते हो कि वेंट्रिकल्स बड़े होते हैं, आर्टरिया छोटे होते हैं। मगर कोई पूछे कि हार्ट के चारों चैम्बर में सबसे ज्यादा वॉल किनकी मोटी होती है, तो आप बोलोगे लेफ्ट वेंट्रिकल की, जो कि मैं यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये राइट आर्टरिया, लेफ्ट आर्टरिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है यहाँ पे वो सबसे ज्यादा मोटी दिख रही है। तो अब होता क्या है कि जैसे घर के अंदर वायर लगी है तो 2 पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारे हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो हो रही है, वहां पे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करते हैं और वही ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होता है और ब्लड पंप होते हैं बॉडी पार्ट में और लंग्स पार्ट में। तो यहाँ पे वॉल मोटी है, प्रेशर ज्यादा जनरेट होते हैं, एक्सेस पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होते हैं, ताकि प्रॉपर वे में ब्लड जो है बॉडी पार्ट में और लंग्स पार्ट में मेंटेन रहे। इस वजह से QRS कॉम्प्लेक्स का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है आपके ग्राफ के अंदर,
क्योंकि यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल ज्यादा शो होती है जस्ट बिकॉज ज्यादा प्रेशर लगाना होता है। इस कॉम्प्लेक्स के बाद फिर इम्पल्स आगे बढ़ती है और स्टार्ट होता है टी वेव। टी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। एक्साइटेड का मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अब नॉर्मल का मतलब जब वो डायस्टॉल की स्थिति में जा रहा है तब। इसका क्या मतलब हुआ? वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट हुए, प्रेशर इंक्रीज हुआ। जैसे प्रेशर इंक्रीज हुआ सेमी लूनर वाल्व यहाँ पे ओपन होते हैं और ब्लड पंप होते हैं। ब्लड जैसे ही पंप हुआ, प्रेशर रिलीज हुआ, अब वेंट्रिकल डायस्टॉल करेंगे यानी कि नॉर्मल स्टेट में जाएंगे। एंड ऑफ टी वेव्स मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। यहाँ पे आपका पूरा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है और इसी बात को इस पूरे ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ से एक नई साइकिल स्टार्ट होगी, फिर से पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। एक बार फिर से जल्दी से समझो कौन सी बात क्या रिप्रेजेंट कर रही है। पी रिप्रेजेंट करती है एक्साइटेशन या डीपोलराइजेशन, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बोथ द आर्टरिया। दोनों आर्टरिया के कॉन्ट्रैक्शंस को पी पॉइंट रिप्रेजेंट करती है। क्यू पॉइंट से स्टार्ट होता है सिस्टोल, किसका? वेंट्रिकल का। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव रिप्रेजेंट कर रहा है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और एंड ऑफ टी वेव मार्क्स एंड ऑफ सिस्टोल। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे ईसीजी के बारे में जो आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब एक दो और बातें हैं उसे हम समझते हैं और फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखो कुछ और बेसिक बातें हैं उसे भी ध्यान में रख लेते हैं। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस शेप इंडिकेट्स पॉसिबल एबनॉर्मलिटीज या डिजीज। जो ग्राफ अभी हमने देखा उसमें किसी भी तरीके का अगर डेविएशन दिख रहा हो तो वो एबनॉर्मलिटीज को बता रहा है या फिर किसी बीमारी की तरफ इशारा कर रहा है, हार्ट रिलेटेड डिजीज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड ईसीजी। A patient is connected to the machine with 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle. ये पेशेंट है और इसकी ईसीजी करानी है। तो ये स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे 3 लीड्स होते हैं, वायर होते हैं हमारे पास, जो पेशेंट के दोनों हाथों की कलाई में लगा दी जाती है, राइट और लेफ्ट में, और एक जो है लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है। ठीक है, और इस तरीके से ये रीड करता है, यहाँ पे प्रॉपर हार्ट का रिदम आपका रीड करता है। तो ये कुछ बातें थी। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। चलो आओ अब हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। मैंने आपको पूरे डिटेल में अच्छे से समझा दिया है, अब आंसर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सबसे पहला क्वेश्चन है ईसीजी इज यूज्ड टू स्टडी। हम ईसीजी के स्टडी क्यों करते हैं? ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट साउंड के लिए, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए या फिर कार्डियक आउटपुट के लिए? तो ब्लड प्रेशर के लिए नहीं। ब्लड प्रेशर किससे मेजर करते हैं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करोगे और मैं आप रिप्लाई करूंगी। हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मैंने अभी वायर वाला एग्जांपल भी दिया था कि हम पोटेंशियल को मेजर करते हैं। कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं? 1 मिनट में प्रत्येक वेंट्रिकल जितने ब्लड को पंप करती है उसे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे इसका आंसर ये भी नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। इस इज यूज्ड टू स्टडी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी की बात कर रहा है। पी वेव रिप्रेजेंट, ये आप पूरा स्लाइड आप सॉल्व कर लेते हो तो जो भी अल्फाबेट्स थे वो इस स्लाइड में क्लियर हो जाएंगे। पी वेव क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? पी वेव से स्टार्ट होता है तो वेंट्रिकल से डिपोलराइजेशन नहीं, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन नहीं, आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन जी हाँ। सबसे पहले पी पॉइंट जो है दोनों आर्टरिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है और उसे ही हम कहते हैं आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन। तो इसका आंसर यहाँ पर अगेन ऑप्शन सी है। आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन तो नहीं, हम रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं ग्राफ के अंदर आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन को। अब आते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। Which part of ECG indicate ventricular depolarization? अभी मैं चिल्ला चिल्ला करके बता रही थी आपको कि QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन को बताता है, जो आपका
जिसमें एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा बड़ा होता है QRS कॉम्प्लेक्स का, बिकॉज वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है, पोटेंशियल ज्यादा जनरेट होता है, प्रेशर ज्यादा जनरेट होते हैं इसलिए। तो क्या ECG इंडिकेट वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन QRS कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखो। द T wave in ECG डिनोट, T wave in ECG, मैंने कहा था ना स्लाइड पढ़ाते वक्त कि जो बातें जैसी लिखी हुई है आपको हूबहू लर्न करनी है, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आपसे पूछे जाने हैं। तो अब देख लो क्वेश्चंस क्या है। द T wave in ECG डिनोट, T wave आर्ट्रिया डिपोलराइजेशन नहीं, वो तो P wave कर रहा था। वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन बिल्कुल भी नहीं, वो तो QRS कॉम्प्लेक्स कर रही है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, आर्ट्रिया रिपोलराइजेशन तो ग्राफ में हम इंडिकेट ही नहीं करते हैं। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन T wave इंडिकेट करता है। तो अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक ये पूरा स्लाइड से आपको पूरा अल्फाबेट समझ आ गया। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ECG absence of P wave may indicate प्रॉब्लम। अभी मैं बता रही थी कि आपने ECG का टेस्ट कराया, उसमें से कोई भी पॉइंट, कोई भी रिप्रेजेंटेशन अगर अब्सेंट हो तो उसका क्या मतलब है, जिसका एक क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि अब्सेंस ऑफ P wave क्या इंडिकेट करेगा, किस प्रॉब्लम को इंडिकेट करेगा। AV नोड, SN नोड, पुरकिंजे फाइबर या बंडल ऑफ हिस। तो P वेव दोनों आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराती है और दोनों आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा रही है, इसका मतलब है कि इसका संबंध किससे होगा, SN नोड से होगा। अभी मैं आपको समझाती भी हूँ। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा हर्ट है जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, और अपर राइट आर्ट्रिया के कॉर्नर में SN नोड होता है जो आर्ट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, और यही रिप्रेजेंट करता है आपके P वेव। तो P वेव अगर अब्सेंट है तो क्या मतलब है कि यहाँ पे SN नोड में प्रॉब्लम है, यहाँ पे इंपल्स इनिशिएट ही नहीं हुआ, हार्ट का जो पेस मेकर है उसमें प्रॉब्लम है। तो आई थिंक आपको सही आंसर मिल गया। पुरकिंजे फाइबर बिल्कुल नहीं, ये तो वेंट्रिकल में आकर के आपको QRS कॉम्प्लेक्स को बताता है, और बंडल ऑफ हिस ये भी नहीं। तो आंसर यहाँ पे क्या है, SN नोड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि एक असर्शन रीजन का है। अब P wave in ECG indicate आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन। तो P wave ECG के अंदर आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन को शो कर रहा है। तो यस, ये तो बिल्कुल ठीक है। डीपोलराइजेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ आर्ट्रिया, तो ये बात भी ठीक है ना, डीपोलराइजेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ आर्ट्रिया, दोनों सही हैं और एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, और हम इसे कई बार अभी देख भी चुके हैं, तो आपको आंसर मेरे बताने से पहले ही मिल गया होगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका क्या आंसर है यहाँ पे, ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये फिर से एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इसे। असर्शन क्या कह रहा है, QRS complex has the highest amplitude in ECG। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है ना, जिस अभी हमने इस पर बहुत सारी बातें भी की कि QRS complex का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। बताना है आपको क्यों। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने उतना टाइम लगा करके उसका रीजन क्यों बताया। रीजन क्या पूछ रहा है, वेंट्रिकल्स आर लार्जर चैम्बर एंड देयर डीपोलराइजेशन जनरेट अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बताया था कि चैम्बर्स के वॉल जो है वेंट्रिकल में सबसे ज्यादा थिक होते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट सबसे ज्यादा जनरेट होता है, इस वजह से इसका एम्पलीट्यूड भी सबसे ज्यादा होता है। और असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है आपको असर्शन को। तो यहाँ पर अगेन आंसर होगा ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is the correct explanation of assertion। I think आपको ये क्लियर हो गया क्योंकि मैंने पहले ही अच्छे से आपको समझा रखा था। अब हम लास्ट सेक्शन पे आते हैं। ये लास्ट सेक्शन है जिसमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है।
हर फॉर्मेट का क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा आपको नहीं पता है। तो चलो एक एक करके मैं पढ़ते जाती हूँ, आपको ट्रू एंड फॉल्स में आंसर करते जाना है और लास्ट में आपको कमेंट में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चंस का सही आंसर दिया ऑनेस्टी से। ECG is useful in detecting abnormalities in heart rhythm। तो हम ECG का टेस्ट इसीलिए कराते हैं ताकि हमारे हार्ट में किसी तरह की अगर एबनॉर्मलिटीज है उसका पता चल सके। तो ये बात तो पूरी तरीके से ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दिस इज द ट्रू। ठीक है, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। P wave corresponds to ventricular depolarization। हमने कई बार समझा कि P wave आर्ट्रियल डिपोलराइजेशंस को बताता है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशंस को नहीं। तो ये बात कंप्लीटली रॉन्ग है, तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट की बात कर लो, QRS कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू आर्ट्रियल डिपोलराइजेशन। नहीं, QRX कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल डिपोलराइजेशंस को शो कर रहा है, ना कि आर्ट्रियल डिपोलराइजेशंस को। तो अगेन दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। लास्ट, T wave रिप्रेजेंट वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर रिलीज होता है, T wave आपको सिस्टोल की इंडिंग को बताता है। तो यहाँ से वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये कंप्लीटली ट्रू है। और इस तरीके से आपका पूरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का टॉपिक विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड आप कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। कोई नई टॉपिक आपको समझना है, कोई क्वेश्चंस अदर टॉपिक का क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप बताना, मैं आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। थैंक यू, बाय बाय।